We are again at the weekend conference, and date is today, 17th of November 2024. So our group name is Finvestors, Yashashvi Bhava, through which we simplify your finances. तो आज हमने सब्जेक्ट रखा है वो है प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू अर्निंग अपॉन ग्रोथ रेशियो। दोनों में थोड़ा फर्क है। फर्क तो बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जो इम्पैक्ट दिखेगा आपको इन दोनों रेशियो के चलते वो बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। साथ ही साथ हम पी के अलावा फिर इसी सेशन में हम फॉरवर्ड पी की भी बात करेंगे, और फिर उससे थोड़ा आगे जाके हम फिर उस पी को और अगर ग्रोथ के रिस्पेक्ट में देखें तो फिर जो पैग रेशियो निकलेगा उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में, और कैसे डिसाइसिव बन सकते हैं कि किसी स्टॉक पे हमें क्या एक्शन लेना है, वो हम आगे देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इस डिस्कशन के दौरान कोई भी स्टॉक का नाम अगर डिस्कस होता है तो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप किसी भी तरह का बाई सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और अपना भी खुद थोरो डिलीजेंस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। तो आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हम पहले समझते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है, पी क्या होता है। तो जनरली जब हम पी की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि पी के कैलकुलेशन की डिफिनेशन में ईपीएस एक वर्ड आता है। तो पहले हम ना पी से पहले हम ईपीएस समझ लेते हैं, ईपीएस क्या होता है। तो ईपीएस क्या होता है कि जो भी कंपनी ने नेट इनकम कमाया, सब कुछ अपना सामान बेच के उसमें से खर्चे निकाल के, फिर उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट भी माइनस करके, डेप्रिसिएशन माइनस करके, ठीक है, फिर उसके बाद टैक्सेस माइनस करके, उसके बाद जो बाद में जो उसको नेट इनकम मिला, अगर हिंदी में बात करूं तो शुद्ध मुनाफा जो उसको मिला उसको बोलेंगे नेट इनकम। और उस नेट इनकम से अगर हमने जो डिविडेंड अमाउंट है वो अगर हमने निकाल दिया, तो वो जो आपके पास वैल्यू आई, उस वैल्यू को हमने जितने शेयर्स इशूड है मार्केट में उस कंपनी के, उस शेयर नंबर ऑफ शेयर से हमने उसको डिवाइड किया, तो जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे अर्निंग पर शेयर। फिर से रिपीट करता हूं, जो आपका नेट इनकम आया, पैट आया, आप उसमें से डिविडेंड्स जो आपने दिए हैं उस डिविडेंड्स को आप निकाल दीजिए। चाहे आपने अपने फुल्ली पेड अप इक्विटी पे डिविडेंड्स दिए हो कुछ परसेंटेज में, या फिर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने उनके हिस्से का फुल डिविडेंड दिया हो, उसको हम निकाल दें, और जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं आपके, उससे अगर डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी ने हर एक आउटस्टैंडिंग शेयर पे कितने रुपए की अर्निंग की है, मतलब इसका ये हुआ। इसके बाद जब हम आते हैं कि पी क्या होता है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला आपके सामने है। स्टॉक्स करंट प्राइस, जो भी स्टॉक के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उसको जब आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो आता है पी। अब ये पी क्या होता है, दैट इज सिंबॉलिक ऑफ हाउ मच इज प्राइस फॉर एवरी रूपी ऑफ ईपीएस जनरेटेड बाय द कंपनी। मतलब ये है कि 1 रुपए का अर्निंग पर शेयर कमाने के लिए कंपनी को कितना टाइम्स खर्चा करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, मतलब अगर किसी कंपनी का अगर पी मान लीजिए 40 है, इसका मतलब ये है कि 40 रुपए लगा के कंपनी 1 रुपए कमा रही है। वही सिंबॉलिक है वो, तो जितना ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है हमें उस ईपीएस को कमाने के लिए, इसका मतलब कि कंपनी उतनी महंगी है। अगर मैं 20 रुपए लगा के 1 रुपए कमा ले रहा हूँ और कहीं 100 रुपए लगा के 1 रुपए कमा ले रहा हूँ, इसका मतलब कि जहाँ 100 रुपए लग रहा है वहां महंगा देना पड़ रहा है ना मुझे। इसको आप पी के रेस्पेक्ट में देखिए कि 20 की पी अगर मेरी है और कहीं 100 की पी है, यानी जहाँ 100 की पी है वहां मुझे ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है पैसे को जनरेट करने के लिए। इसका मतलब कि वहां पैसा कमाना महंगा पड़ रहा है। इसी पी को अगर हम स्टॉक प्राइस और अर्निंग पर शेयर की तरफ ना देख के दूसरा कैलकुलेशन करें तो आता है मार्केट कैप बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को पैट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मार्केट कैप बाई नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी आप पी निकाल सकते हैं। तो हमने समझ लिया अभी कि ईपीएस क्या होता है, फिर पी क्या होता है। पी को हम कैसे देख सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट जो मैंने बोला आपको कि 1 रुपए कमाने के लिए उस वैसे मत देखिए, मतलब देखिए कि कितना ज्यादा आपको
लगता है, एसेट लगते हैं आपके उस सेम 1 रुपए की ईपीएस को जनरेट करने के लिए। जहां पी ज्यादा है इसका मतलब कि ज्यादा आपको लगता है, आपकी तरफ से वैल्यू ज्यादा लगती है, तब जाके उतना पैसा आपके पास आ पाता है। पी जहाँ कम है इसका मतलब कि आपको कम एसेट खर्चा करना पड़ता है अपनी तरफ से, जिसके लिए आपको अर्निंग उतने पैसे की आ पाए। तो आप नम न्यूमेरिकल वैल्यूज में देखिए उसको। तो ये ईपीएस और पी का डिफिनेशन और थोड़ा एक ओवरव्यू हो गया। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर हम पैग रेशियो तो कैसे पहुंचते हैं। तो पी टू ग्रोथ, इसको बोलेंगे हम पैग। इसका एक रेशियो निकलेगा, इसको बोलेंगे पैग रेशियो। ये होता है क्या, हम देखते हैं। पैग रेशियो इज ऑल्सो नोन एज प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। It is a ratio used with respect to stock which allows a user to determine the valuation of the stock while considering the growth rate of the company's earning। मतलब कि जो भी पी किसी कंपनी का है, वो पी आपको जो दिख रहा है वो ज्यादा वैल्यू है उसकी, मतलब वैल्यूएशन क्या ज्यादा है, कम है, बराबर है। तो पैग रेशियो हमें हेल्प करता है कंपनी के पी को, कंपनी में आने वाले ग्रोथ रेट को एक दूसरे से रिलेट करके, और आपको एक डिसीजन देता है थोड़ा बहुत कि आज के डेट में कंपनी चाहे जितना का पी कोट कर रही है न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसको अगर हम उसके ग्रोथ को के साथ अगर हम एक बार रिलेट करें, तो कंपनी क्या ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है। ये मतलब है उसका। अब प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो अगर हम निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, प्राइस बाय ईपीएस। ये फॉर्मूला होता है पीई का। तो पी बटा ईपीएस ग्रोथ, वही सेम और करके लिखा हुआ है, पेग रेशियो इज इक्वल टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो बाई ईपीएस ग्रोथ। अब यहाँ पे हम ईपीएस ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो एक यूजर के लिए ना बहुत मुश्किल होता है कि वो ईपीएस ग्रोथ निकालना शुरू करे। ईपीएस उसके पास आज का लिखा हुआ ईपीएस उसको मिल जाएगा, आगे उसको ईपीएस निकालना है तो उसको ना फिर उसके बाद जाके उसका कितना एक्सपेक्टेड सेल्स हो सकता है वो निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन होता है वो निकालना पड़ेगा, बहुत सारे उसमें जो ओवरहेड खर्चे हैं वो हटाने पड़ेंगे। फिर वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचेगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचेगा, वहां तक पहुंच गया तो भी काम बनता है उसका, उसको पीपीएस निकालना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो वहां तक ना जाके अगर हम ये भी देख लें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ रेट, मतलब आप पैट को पकड़ लीजिए, नेट प्रॉफिट को पकड़ लीजिए, आप ईपीएस तक मत पहुंचिए, नेट प्रॉफिट देख लीजिए। आज का नेट प्रॉफिट 100 है, कल का नेट प्रॉफिट 200 है, कितना ग्रोथ हुआ, तो 100% का ग्रोथ हो गया। तो आप ऐसे करके देखिए, ईपीएस तक जाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, आप पैट से ही, पैट कितना ग्रोथ हो रहा है वहीं से आप पकड़ सकते हो उस चीज को। तो पेग रेशियो हम ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ रेट। जो आपको स्क्रीनर में दिखता है वो है टीटीएम पैग है, वो ट्रेलिंग 12 मंथ पैग है वो। मतलब पीछे जो उसके 12 महीने की जो अर्निंग हुई है, 1 साल पहले की जो अर्निंग थी, आज की अर्निंग है, उसमें कितना परसेंट का फर्क है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देता है। तो दैट इज पास्ट पैग है, वो टीटीएम है, ट्रेलिंग बेसिस पे पैग है उसका। आपको उससे कोई डिसीजन नहीं मिलेगा, आपको डिसीजन हमेशा मिलेगा एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ रेट से, आने वाला ग्रोथ रेट कितना है और आज कितने के पी पे चल रही है, तो मेरा पैग रेशियो क्या निकल के आता है। अब एक छोटा सा हम एग्जांपल देखते हैं कि पैग रेशियो फ्रेमवर्क है क्या। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके, बट फिर से एक बार रिपीट करते हैं उसको। तो पैग रेशियो क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ प्राइस टू अर्निंग अपॉन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी एक्स वाई जेड है, वो 100 रुपीज अर्न करती है FY24 में। अर्न करने का मतलब सीधा हो गया आपका कि, मतलब ये मैं पैट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 100 रुपीज उसने कमा लिया, और उसके पास जो मुनाफा, मुनाफा आप लेके चलिए कि 100 रुपीज उसके पास FY24 में उसने कमाया है। आज वो 40 के पी पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो केवल पी देख के आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कंपनी महंगी है कि सस्ती है। आपको अगर कोई अलग सा फ्रेमवर्क बना के रखा हो आपने कि 20 की पी से नीचे की कंपनी सस्ती होती है और 60 की पी से ऊपर की कंपनी महंगी होती है, तो आप हमेशा गलती करेंगे स्टॉक मार्केट में। इतना आसान स्टॉक मार्केट नहीं है, ठीक है। तो हमेशा कंपनी जो भी पी कोट कर रही है उसके ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो आपके पास एक फिगर है कि 100 रुपीज की, 100 रुपीज कमाए हैं कंपनी ने, और पी कोट करिए 40 की। आपके पास एक दूसरा डेटा है जो कि आप थोड़ा मेहनत करके निकाल पाए हैं कि जो कंपनी के पास काम चल रहा है, जितना इसके पास काम पड़ा है, जितना एक्सपेंशन कर रही है, जितने क्लाइंट इसके पास नए नए आ रहे हैं, उस बात को देखते हुए मुझे लग रहा है, और उस बात में श्योरिटी थोड़ी बहुत लग रही है, फैक्चुअल बातें हैं, कहीं ना कहीं बोली गई हैं, कंपनी भी इस बात को बोलती है आके, और काफी कॉन्फिडेंट रहती है। वो क्या कह रही है
कि हम ना अगले साल FY 24 में अभी 100 कमा रहे थे, अगले साल हम 140 कमाएंगे। आपको इतना चल गया पता। तो फिर आपके पास ना ग्रोथ रेट एकदम सिंपल है, 100 रुपए था, अगले साल 140 कमाएगा, तो 40% का गेन है यहाँ पे। तो ग्रोथ रेट कितना हो गया? 40% का। तो 40% का ग्रोथ रेट हो गया। अब निकालेंगे हम पैग रेशियो। वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था पी डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट। 40 पी आपके पास सामने पहले लाइन में लिखा हुआ है ट्रेड रेट 40 पी, दूसरे तीसरे लाइन में आपके पास लिखा हुआ ग्रोथ रेट 40। आपने डिवाइड किया तो आया पैग रेशियो निकल के एक का 1.0। अब हमने एक फ्रेमवर्क बनाया था कि हम क्या करेंगे। तो हमारा फ्रेमवर्क था, पैग रेशियो सामने है, अगर लेस देन 1 है तो हम कहेंगे कि कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है। पैग रेशियो अगर 1 से लेकर 1.5 के बीच में है तो हम बोलेंगे कंपनी जो है वो फेयरली वैल्यूड है। अगर पैग रेशियो 1.2 से 2 के बीच में है तो हम बोलेंगे कि पैग रेशियो कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है, और 2 से ऊपर है तो उसको बोलेंगे हाईली ओवर वैल्यूड है। तो हमारा जो भी स्टॉक सिलेक्शन होगा वो हमेशा पैग रेशियो 1.5 एंड बिलो होगा, अंडर वैल्यूड एंड फेयरली वैल्यूड। ओवर वैल्यूड से हम बचेंगे, और हाईली वैल्यूड को हम देखेंगे भी नहीं। हमारा फ्रेमवर्क ये होना चाहिए। आपके डीमेट में, आपके काउंट में मैक्सिमम कंपनी जो हो, जब भी कोई डिस्काउंटेड मार्केट चल रहा हो जो कि आजकल चलता है, उस टाइम पे आप कोशिश करें कि पेग रेशियो जितना नीचे हो सके, 1.5 नहीं, 1.25 से भी नीचे हो, 1 से नीचे हो तो और बेटर चीज है। जितना हम नीचे ले सके उतना हमारे लिए, हम फ्यूचर अर्निंग को और ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं जब वो कंपनी री रेट होगी मार्केट के द्वारा। और 1.5 से 2 के बीच का पेग रेशियो अगर आपको लगता है कि देने, हम आप देना चाहते हैं, तो कंपनी का 1 साल का ग्रोथ नहीं, आप 3-4 साल की ग्रोथ को एस्टिमेट करें। मतलब कि 1 साल का आप ग्रोथ रेट निकाल के रखेंगे तो वो 1 साल की बात है, अगले साल पता नहीं क्या होगा। तो जितना लंबा आप रन लेके चलेंगे, बहुत लंबा नहीं लीजिए, क्योंकि 5 साल ले लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि 5 साल में कंपनी कहाँ जाने वाली है। बहुत नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट अगले 2 से 3 साल का ग्रोथ रेट आप निकालिए, थोड़ी श्योरिटी रहेगी अर्निंग की, कि ऐसा नहीं होगा कि 1 साल उसने ग्रो किया, अगले साल उसके पास काम ही नहीं है। एटलीस्ट कम से कम जितना आप 2-3 साल की तरफ बढ़ेंगे ग्रोथ रेट की तरफ, कि 2-3 साल तक ये 30-40% से ग्रो करने वाली है, और तब आप पैग रेशियो निकालेंगे, तो वो पैग रेशियो जो है हमेशा सस्टेनेबल होगा और थोड़ा आपको सेफ रखेगा। 1 साल का निकाल के रखेंगे आप, तो अगले साल अगर श्योरिटी नहीं है काम की तो वहां दिक्कत हो जाएगी आप। तो ग्रोथ रेट आप निकालें, और उसको जो प्रेजेंट आपकी पीई दिख रही है उससे आप डिवाइड करें। जो भी रेशियो आता है, अगर 1.5 से नीचे दिख रहा है आपको तो वो फेयरली टू अंडर वैल्यूड है, और 1.5 से ऊपर जितना दिख रहा है दैट इज ओवर वैल्यूड टू हाईली ओवर वैल्यूड है। एक एक्सेप्शन इसमें हो सकता है, जब भी आप कोई एफएमसीजी कंपनी को देखते हैं जो बहुत ही बड़े पीरियड से अपने यहाँ पे काम कर रही है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की है, और आपको लगता है कि आपके फोर्सिएबल फ्यूचर में वो कंपनी कभी ऑब्सोलेट नहीं होने वाली है, देन उसको एक 1.5 के पेग रेशियो में बांध के रखना इज नॉट अ गुड थिंग। आप उसको 2 के पेग रेशियो तक भी खरीद सकते हैं। ठीक है। ये तो रहा हमारा बाइंग डिसीजन। अब हम सेलिंग डिसीजन की बात करें। आपने कंपनी खरीदी, मे बी लेस देन 1 पैग या 1 to 1.5 पैग के नीचे खरीदी, आपको सेल करना है, तो सेल आप ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आप 1.5 के ऊपर सेल कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो। ठीक है। 2 के पेग रेशियो से ऊपर जाए तो ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मुझे अब सेलिंग के बारे में सोचना है। हम क्या करते हैं कि हमें कुछ एसेट खरीदना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें कम से कम पे मिले, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना मिले, मेरे लिए अच्छा है। तो सेलिंग डिसीजन हमेशा पैग रेशियो 2 एंड अबव ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जबकि बाइंग के लिए आपको 1.5 से जितना नीचे मिले, 1 से तो बहुत नीचे मिले, और बहुत ही कम पे मिले तो आपने कोई शायद मल्टी बैगर पकड़ लिया। आप इतने श्योर हैं कि आपको कोई 0.5 पैक पे मिल रहा है कोई चीज, और बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ लग रहा है कि कंपनी तो अर्न करने वाली है, और वो दिखेगा 4-5-6 क्वार्टर में, तो आपने कुछ अच्छी चीज देख ली है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको मैं ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूँ। तो हम चलते हैं सीधे, एक दो एग्जांपल्स लेते हैं अपने, जो हम डिस्कशंस करते रहते हैं उसके हिसाब से कि क्या पैग रेशियो निकल के आ रहा है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि हमने कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड किए हैं तो मैं वहीं से चलता हूँ। तो एक कंपनी है, इसको बहुत लोगों ने अटेंड किया इसलिए मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ। दैट इज किलवर इंजीनियरिंग। इनका क्या कहना था कि जो ये जो गाइडेंस देख रहे हैं आप, 329 करोड़ का इन्होंने सेल किया है पिछले साल, FY 24 में। FY 25 कह रहे हैं ये कि 500 करेंगे।
ठीक है। और फिर FY 26 कह रहे हैं कि हम 700 करेंगे, इतना हमें पता है। तो अगर मैं 329 से अगर 500 लेता हूं, तो 329 से आप 700 तक जाइए, वहां तक भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप इतना कर लीजिए, आपके पास 1.5 साल है। थोड़ा सा और इसको हम रिफाइन करते हैं इस रिसर्च को। ठीक है। यहाँ पे ये सेल फिगर जो है 2 क्वार्टर का आप ले लीजिए, तो ये आता है 190 के आसपास। ठीक है, 190 का सेल है यहाँ पे। और यहाँ 329 का सेल पूरे साल का था, इसमें बहुत पहले के डेटा नहीं है। 190 का सेल यहाँ पे अभी है। और 190 से अभी ये 500 के सेल की बात करें, यानी कि अगले आने वाले 6 क्वार्टर, अगले आने वाले 2 क्वार्टर में 310 सेल्स की बात कर रही है। ठीक है। उसके अलावा फिर वो 500 से जब वो सेल्स फिगर 500 पहुंचेगा उनके पूरे साल का, तो आगे से वो 700 की बात कर रही है। तो आप यहाँ से देखें, आप एक बहुत रिफाइन एकदम एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ से देखिए, कई कंपनी जो है 330 से 700 पे पहुंच रही है, और 2 साल का टाइम इतना ले लीजिए आप। 330 से 700 पे पहुंच रही है, और 2 साल टाइम मांग रही है। तो कितना ग्रोथ रेट आएगा? एनी वन कैन रिप्लाई। 330 या 329 आप ले लीजिए, और 700 ले लीजिए आप रिजल्टेंट फिगर, और बताइए कि 2 साल में CAGR कितना बनेगा। यस, 46% अप्रोक्स होगा, 45.86। ठीक है। पहले तो हम पी देख लेते हैं, याद रख लें आप 46 के आसपास आया है, तो इसका आप पी देख लें, प्रेजेंट पी क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है 42.8। ठीक है। अब ये है 42.8, इसको डिवाइड करना है आपने। 46 ले लेता हूँ 46 से, तो रिजल्ट क्या आया? 0.93। आई नीड नॉट टू से कि ये कंपनी किस कैटेगरी में जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल एक ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और कौन कॉल हुआ है, वो है सुयोग टेलीमेटिक का। ठीक है। सुयोग टेलीमेटिक, सुयोग टेलीमेटिक ने बोला है कि इस साल वो ग्रो करेंगे 30% से, और अगले साल का उनका जो FY 26 का जो फिगर रहेगा सेल्स का, वो रहेगा 320। तो अगर उसने कुछ गाइडेंस दिया नहीं है, मान लीजिए अगर मैं आ जाऊँ, चलिए 320 से हम निकाल के ही देखते हैं, पैट की बात करते हैं, हम पैट की बात करेंगे। ठीक है। जहां हमें पैट निकालना मुश्किल है, वहां केवल सेल्स फिगर ले लेंगे, सेल्स ग्रोथ से भी हम देख लेंगे। जहां आपको पैट निकालने में दिक्कत होती हो, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि मार्जिन उतना का उतना ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जितना सेल्स में ग्रोथ होगा उतना ही पैट में भी ग्रोथ होगा, तो आप सेल्स ग्रोथ से भी देख लेंगे। बट मेरे पास पैट नंबर अवेलेबल है। कंपनी का कहना है कि हम 35% का मार्जिन, पैट मार्जिन करते रहेंगे। और ये जो फिगर 167 का है, ये 320 होने वाला है। 320 होने वाला है FY 26 में। मैं कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास डायरेक्ट पैट मार्जिन लिखा हुआ है, तो मुझे मुश्किल नहीं होगा पैट निकालना। मेरे लिए मुश्किल नहीं है पैट निकालना, इसलिए मैं डायरेक्ट पैट निकालता हूँ। तो 320, इसको मुझे क्या करना है? 35% के पैट मार्जिन की बात कंपनी कर रही है कि हम इतना मेंटेन करने में सक्षम हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? 112, 112 है। और यहाँ पे कितना है? 63। अब मुझे बताइए कि 63 करोड़ का पैट, 63 करोड़ का पैट, अगर मैंने किलबॉन का निकाला था सेल से, आप पैट भी निकाल सकते हैं। आप सेम जो मार्जिन, कुछ मार्जिन अगर स्टेबल है ना, तो जितना ग्रोथ पैट में होगा उतना ही ग्रोथ सेल्स में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने वहाँ सेल्स फिगर से ही ले लिया था। आप चाहें तो सेम, अगर मार्जिन सेम का सेम रहता है तो नीचे पैट भी हिट नहीं होगा, पैट भी उसी रेट रेशियो से बढ़ेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। एक्चुअली में निकालना है, नेट प्रॉफिट से निकालना है। तो यहाँ पे हम आते हैं कि 63 से 112 हो रहा है, 2 साल का समय लग रहा है। कितना होगा CAGR? एनीवन? क्विक। 63 से 112 हो रहा है 2 साल में। FY 24 से 26 की बात कर रहे हैं हम। 25। 33.5। 33.33 आ रहा है, 33.5 बोल रहे हैं, 33 ही बोल रहे हैं। ठीक है। तो हम फिर से आते हैं, आप देखिए यहाँ पे कितना है इसका, 25, 26 ले लीजिए इसको। तो आप 25 को 33 से डिवाइड कीजिए। 25 है ना, 26 है, 26 को आप डिवाइड कीजिए 33 से, क्या आता है? पैग रेशियो 0.78। सो इसके आगे मुझे नहीं बोलना चाहिए कंपनी किस कैटेगरी में फॉल करेगी। तो ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ठीक है। ऐसे ही करके आप अर्निंग एस्टिमेट का पता लगाएं कि अर्निंग कितने रफ्तार से ग्रो हो सकती है परसेंटेज वाइज, और उसको प्रेजेंट पी से आप डिवाइड करके देख लें।
और जो भी फ्रेमवर्क अभी डिस्कस किया हमने उस फ्रेमवर्क में रख के देख लें आप। ठीक है। तो इससे करके आप पता लगा सकते हैं कि जो भी कंपनी ट्रेड कर रही है अभी, उसमें मुझे क्या वैल्यू दिखती है, क्या वैल्यू नहीं दिखती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात हम करते हैं फॉरवर्ड पीई की। तो फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करें, चलिए हम सुयोग की फॉरवर्ड पी की बात कर लेते हैं। कि यहाँ हमने देखा कि 113 का हमारे पास अर्निंग ग्रोथ आया था FY 26 की, है ना। और आज का मार्केट कैप है 1863। तो हम उसी पे आते हैं फिर से। 1863 आज का मार्केट कैप है, 1863। और मुझे करना है इसमें की फॉरवर्ड पी निकालनी है FY 26 की। तो मेरे पास FY 26 का पैट नंबर्स है 113। मैंने डिवाइड किया तो यह 16 के 16 के फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस जारी रखा और यहाँ पे 113 का पैट लेके आने में सफल रही, जब यहाँ पे यह March 24 लिखा है, अगले साल यहाँ March 25 लिखेगा, उसके अगले साल यहाँ March 26 लिखेगा, उसके नीचे अगर ये पैट नंबर्स 113 लाने में सफल रही और कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ा, यहीं का यहीं रह गया, मार्केट कैप यहीं कहीं रह गया, कंपनी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, तो ये पी दिखेगी आपको 16.48। अब आपको ये अपने कॉन्शियस माइंड से डिसाइड करना है कि कोई कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ करते जा रही है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको क्या 16-17 की पी पे छोड़ देंगे क्या उसको? ऐसा होता है क्या? तो जनरली ऐसा नहीं होता है। जब कंपनी अर्न करती है तो मार्केट उसको एक वैल्यू करता है प्रॉपर। जैसे मैं बात करूं, जो पी रिलेटिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं किलबन की ही बात करूं, तो जब उतनी बातें किलबन के बारे में नहीं थी तो क्या होता था, आप देखिए। ये देख रहे हैं ये पी क्या है इसकी? मैं पिछले 3 साल का पी चार्ट लगाता हूँ। ये तो डिस्ट्रेस अर्निंग का चार्ट है। आप 1 साल की पी देख लीजिए, ये देखिए कितने, ये 1 साल पहले पी कितनी थी? 27 थी। लेकिन जब करनी कंपनी ने अर्निंग रिपोर्ट करना शुरू किया तो पी देखिए कहाँ चली गई। अब 40s में पी है इसकी। तो जब भी कंपनी अपने स्टैग्नेट दौर से या खराब दौर से जब अर्निंग मोमेंटम में आती है तो मार्केट उसको रीरेट करता है। तो वहीं जो कंपनी लगभग 25-26 के पी पे ट्रेड करती थी, आज कंपनी इजिली 40 के पी पे ट्रेड करती है। ठीक है। जब तक ये काम नहीं हो पा रहा था तब तक कंपनी वैसे के वैसे ही पड़ी हुई थी। देखिए यहाँ पे सेम ये पी चल रही है यहाँ पे। जैसे उसने अर्निंग मोमेंटम शुरू किया रिपोर्ट करना, मार्केट ने उसको रीरेट किया। तो अब क्या सुयोग को भी मार्केट क्या 16 के पी पे छोड़ देगी? अगर आंसर आपका हाँ है तो आपके लिए वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपका आंसर ना है कि नहीं 16 क्यों यार, कम से कम 30 की पी मिलनी चाहिए, तो अगर 30 की पी मिलेगी तो 16 की पी को 30 को होने में कम से कम डबल लगता है, तो योर मार्केट कैप में भी डबल। ऐसा एक सही संभावना एक बनती है। तो पी और ग्रोथ रेट को हम इस तरह से रिलेट करके फॉरवर्ड पी के साथ ऐसे करके हम देख सकते हैं। तो अब आपके पास अगर पी के बारे में, फॉरवर्ड पी के बारे में, पैग रेशियो निकालने के बारे में किसी तरह का कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क।